रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो जाती है, कुछ आवाजें जाग उठती हैं। फुसफुसाहटें, चीखें और वो कदम जो तुम्हारे पीछे चल रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़ो तो कुछ नहीं। स्वागत है रोशन हॉरर स्टोरी में, जहां सच्ची घटनाएं, पुरानी कहानियां और वो साए जो तुम्हारे साथ घर तक आ जाते हैं, जीवंत हो उठते हैं। आज की रात तैयार हो जाओ, क्योंकि अंधेरा सिर्फ शुरुआत है। और याद रखना, लाइट बंद मत करना, क्योंकि वो तुम्हें देख रहा है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमसे जुड़ते रहे दिल तक। तो शुरू करते हैं आज की खौफनाक भूतिया कहानी। रामगढ़, उत्तर प्रदेश का वो छोटा सा कस्बा जो लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर दूर है। चारों तरफ खेत, बीच बीच में पुरानी ईंटों की हवेलियां और एक पुराना किला जो अब ज्यादातर खंडहर बन चुका है। लोग कहते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद इस किले में अंग्रेजों ने दर्जनों विद्रोहियों को जिंदा जला दिया था। तब से किले की दीवारों से बदबू आती है, जली हुई मांस की बदबू। साल 2025 की सर्दियों में मैं अर्जुन दिल्ली से ट्रांसफर होकर रामगढ़ आया था। सरकारी नौकरी थी, तहसील में क्लर्क। किराए का मकान लिया कस्बे के बाहर, जंगल के किनारे वाली गली में। पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी अम्मा, सब उन्हें काली अम्मा कहते थे, ने पहले दिन ही चेतावनी दी थी, बेटा, रात 11 बजे के बाद कभी बाहर मत निकलना, और खासकर उस पुराने किले की तरफ कभी मत जाना। वहां जो जाता है वो पूरा नहीं लौटता। मैंने हंस दिया। शहर का लड़का हूं, भूत प्रेत में विश्वास नहीं। लेकिन पहले हफ्ते से ही अजीब चीजें शुरू हो गई। रात के 1:30 बजे मैं बिस्तर पर लेटा था। अचानक बाहर से आवाज आई, जैसे कोई औरत रो रही हो, बहुत धीमी दबी हुई सिसकी। मैंने सोचा शायद पड़ोस की कोई औरत, लेकिन आवाज बढ़ती गई और अब वो मेरे कमरे के ठीक बाहर खिड़की के नीचे लग रही थी। रघु, ओ रघुआ, वापस आ जा। मेरा नाम अर्जुन है। रघु कौन? मैं उठा, खिड़की खोली। बाहर घना कोहरा, कुछ दिखाई नहीं दिया। बस एक काली परछाई दूर पेड़ के पीछे खड़ी थी और फिर गायब। अगले दिन ऑफिस में सहकर्मी रमेश ने बताया, अरे वो तो रघुनंदन की बीवी की आवाज होगी। 1942 में रघुनंदन ने अपनी पत्नी कमला को जिंदा जला दिया था। दहेज कम लाई थी ना, तब से कमला की आत्मा हर नए किराएदार को बुलाती है, खासकर जवान लड़कों को। मैंने मजाक समझा, लेकिन रात को फिर वही आवाज, इस बार करीब, बहुत करीब। तीसरे दिन मैंने फैसला किया, सच पता करना है। शाम को 6 बजे मैं किले की तरफ निकल पड़ा। रामगढ़ का किला पहाड़ी पर है। चढ़ाई चढ़ते वक्त हवा में ठंड बढ़ने लगी। सूरज ढल रहा था। किले का मुख्य द्वार टूटा हुआ था, अंदर घास फूस उगा हुआ। बीच में एक पुराना कुआं, काला गहरा। लोग कहते हैं उस कुएं में कमला को जलाया गया था। मैं कुएं के पास गया। नीचे अंधेरा। फोन की टॉर्च जलाई। अचानक पानी में एक चेहरा दिखा, औरत का। सफेद साड़ी, लंबे बाल, आंखें खाली। वो मुझे देख रही थी। मैं पीछे हटा, टॉर्च गिर गई। अंधेरा, और फिर कुएं से आवाज आई, तू भी आएगा ना मेरे पास, रघु की तरह? मैं भागा, लेकिन रास्ता भटक गया। किले के अंदर भूल भुलैया जैसा कुछ था। दीवारों पर खून जैसे दाग, पुरानी तस्वीरें टंगी हुई। राजा रानियां, सिपाही, सबकी आंखें मुझे फॉलो कर रही थीं। तभी एक कमरे में पहुंचा। वहां एक पुरानी चारपाई, उस पर कोई लेटा था, सफेद कपड़े में। मैं करीब गया। वो उठी, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें लाल, होंठ कटे हुए। तूने मुझे जलाया था ना रघु, अब तू भी जल। मैं चीखा और भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अंदर से हंसी की आवाजें। दर्जनों औरतें हंस रही थीं। किसी तरह खिड़की से कूदा। नीचे झाड़ियां थीं। खून खराबा हो गया, लेकिन बच गया। घर लौटा तो रात के 3 बज चुके थे। शीशे में देखा,
मेरे गाल पर जलने का निशान, जैसे किसी ने गर्म लोहे से दागा हो। अगले दिन काली अम्मा के पास गया। अम्मा, वो कमला सच में? हाँ बेटा, लेकिन कमला अकेली नहीं है। किले में 1857 में जितने लोग जले, सबकी आत्माएं हैं, और सबसे खतरनाक है रानी पद्मावती। रानी पद्मावती? हाँ, अंग्रेजों से बचने के लिए उसने जौहर किया था, लेकिन उसका शाप आज भी है। जो भी किले में रात बिताएगा, वो या तो पागल हो जाएगा या खुद को जला लेगा। मैंने पूछा, क्या कोई तरीका है इसे रोकने का? हाँ, लेकिन उसके लिए कुएं में उतरना पड़ेगा। वहां नीचे एक ताबीज है रानी का। अगर वो ताबीज बाहर आया तो शाप टूट सकता है, लेकिन जो जाता है वो ज्यादातर लौटता नहीं। मैंने सोचा, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो रात 2 बजे इस बार आवाज मेरे कान में फुसफुसाई, अर्जुन, अब तू रघु बन जाएगा, आ जा। मैं उठा। मेरे पैर खुद ब खुद चलने लगे, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। मैं किले की तरफ जा रहा था। रास्ते में कुत्ते भौंक रहे थे, पेड़ हिल रहे थे बिना हवा के। किले में पहुंचा। कुआं। मैं कुएं के किनारे खड़ा था। नीचे देखा, दर्जनों चेहरे, सब मुझे देख रहे थे, सब चिल्ला रहे थे, कूद जा, कूद जा। मैंने आंखें बंद की। दिल की धड़कन कान में गूंज रही थी। कुएं के किनारे पर खड़ा था, पैर कांप रहे थे। नीचे से वो दर्जनों चेहरे मुझे घूर रहे थे, सफेद जली हुई त्वचा वाले, आंखें लाल लाल, मुंह खुला हुआ जैसे चीखना चाहते हों पर आवाज न निकल रही हो। कूद जा, कूद जा, ताबीज ले आ। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर खुद आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे धकेल रही हो। ठीक उस वक्त पीछे से एक जोरदार आवाज आई, अर्जुन रुक। मैं पलटा। काली अम्मा खड़ी थी। हाथ में एक छोटा सा लाल धागा बांधा हुआ लोहे का ताबीज लटका था। उनकी आंखें डर से नहीं बल्कि गुस्से से चमक रही थीं। पीछे हट बेटा, अभी। मैंने पीछे कदम रखा। तभी कुओं से एक ठंडी हवा का झोंका आया। मेरे बाल उड़ गए। अम्मा ने ताबीज मेरी तरफ बढ़ाया। ये पहन ले, जल्दी। मैंने ताबीज गले में डाला। तुरंत वो खिंचाव कम हो गया। पैर जमीन पर ठहर गए, लेकिन कुएं से अब चीखें निकल रही थीं, दर्जनों औरतों की चीखें, जैसे कोई उन्हें जलाया जा रहा हो। अम्मा ने कहा, चल यहां से निकल, रात अभी बाकी है। हम दोनों तेजी से किले से बाहर आए। रास्ते में पेड़ों की डालियां जैसे हमें पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। हवा में जली हुई मांस की बदबू फैली हुई थी। घर पहुंचते पहुंचते सुबह के 4 बज चुके थे। घर में बैठकर अम्मा ने चाय बनाई। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। अब सुन बेटा, कहते हैं 1857 की क्रांति के वक्त रामगढ़ का ये किला एक छोटे राजा का था, राजा रघुनंदन सिंह। वो अंग्रेजों के साथ था। विद्रोहियों ने किले पर हमला किया। राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, सभी विद्रोहियों को कुएं में जिंदा जलाओ। लेकिन राजा की रानी पद्मावती, वो विद्रोहियों की तरफ थी। उसने राजा से कहा, यह गलत है, ये हमारे ही लोग हैं। राजा ने नहीं माना। रात में रानी ने चुपके से विद्रोहियों को रस्सी से कुएं से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन राजा को पता चल गया। उसने रानी को पकड़वाया और सजा दी, जिंदा जला दो। लेकिन पहले उसने रानी के गले में अपना ताबीज डाला, एक काला पत्थर का ताबीज जिसमें कोई पुराना तंत्र था। कहा जाता है कि वो ताबीज किसी साधु ने दिया था, जो कहता था, ये ताबीज तुम्हें अमर रखेगा, लेकिन शाप भी देगा। रानी को कुएं में डाला गया, आग लगाई गई, लेकिन जलने के बाद भी उसकी चीखें रुक नहीं रही थीं। लोग कहते हैं कि उस रात कुएं का पानी खून जैसा लाल हो गया था और रानी की आत्मा कुएं में कैद हो गई। तब से हर नया आदमी जो किले में रात बिताता है, वो रघुनंदन बन जाता है। रानी उसे अपना पति समझती है और जलाने की कोशिश करती है, लेकिन ताबीज बाहर निकालने वाला ही शाप तोड़ सकता है। पर जो भी कुएं में उतरता है, वो या तो जलकर मर जाता है या पागल हो जाता है। मैंने पूछा, तो ताबीज अभी भी कुएं में है? हाँ,
रानी के गले में, लेकिन नीचे बहुत गहरा है। और वहां सिर्फ रानी नहीं, 57 के सभी जले हुए विद्रोही भी हैं। वो सब रानी की रक्षा करते हैं। मैं चुप रहा। गाल पर वो जलने का निशान अब भी जल रहा था। अगले कुछ दिन मैंने कोशिश की, नौकरी छोड़ दूं, रामगढ़ छोड़ दूं, लेकिन हर रात वही सपना आता। रानी मुझे बुलाती, अर्जुन तू मेरा रघु है, आ जा। और मेरे शरीर पर निशान बढ़ते गए, हाथों पर, छाती पर, जैसे आग से दागे गए हों। एक रात मैंने फैसला कर लिया, या तो शाप टूटेगा या मैं खत्म हो जाऊंगा। अम्मा ने मुझे तैयार किया। एक बड़ा सा लोहे का डंडा, रस्सी और एक छोटी सी मशाल, साथ में वो लाल ताबीज। बेटा, अगर नीचे उतरना है तो ये याद रखना, रानी को देखकर डरना मत। वो तुझे जलाना चाहेगी, लेकिन अगर तू डरेगा नहीं तो शायद ताबीज निकाल सके। रात के 12 बजे मैं फिर किले में था, इस बार अकेला। कुआं के पास पहुंचा, रस्सी बांधी, मशाल जलाई और नीचे उतरना शुरू किया। कुएं की दीवारें गीली थीं, बदबू इतनी तेज कि सांस रुक रही थी। जली हुई लकड़ी, मांस और कुछ गलता हुआ। नीचे जाते जाते ठंड बढ़ती गई, जैसे कोई बर्फीला कमरा हो। लगभग 40 फीट नीचे पहुंचा। पैर पानी में लगे, लेकिन पानी नहीं था, गाढ़ा काला तरल, जैसे तेल मिला हुआ खून। मशाल की रोशनी में देखा, चारों तरफ हड्डियां, सैकड़ों हड्डियां, बीच में एक औरत का कंकाल, गले में काला पत्थर का ताबीज चमक रहा था। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही छुआ, कंकाल हिला। आंखों की जगह खाली गड्ढे थे, लेकिन वो मुझे देख रही थी। तू आ गया मेरे रघु। उसकी हड्डियां हिली, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें चला रही हो। वो मेरी तरफ बढ़ी, मैं पीछे हटा, लेकिन पानी में पैर फिसल गया। मैं गिरा, काला तरल मेरे मुंह में चला गया, जहर जैसा स्वाद। तभी चारों तरफ से चीखें, दर्जनों कंकाल उठ खड़े हुए। वो सब मुझे घेर रहे थे। जला दो, जला दो, मैंने चीखा। नहीं, मैं रघु नहीं हूं। लेकिन वो नहीं रुके। एक एक करके मेरे शरीर पर हाथ रखने लगे। उनकी हड्डियां गर्म हो रही थीं, जैसे आग लग रही हो। मैंने आंखें बंद की। अम्मा का ताबीज गले में था। मैंने उसे पकड़ा, जोर से चिल्लाया, रानी पद्मावती, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। और ताबीज को कंकाल के गले से खींचा। एक जोरदार चीख, पूरी कुएं की दीवारें हिल गईं, पानी उछला, आग की लपटें उठीं। लेकिन वो लपटें मुझे नहीं जला रही थीं, वो कंकालों को जला रही थीं। सब कुछ शांत हो गया। मैं ऊपर की तरफ देखा, रस्सी अभी भी थी। किसी तरह चढ़कर बाहर निकला। कुएं से बाहर निकलने के बाद मैंने सोचा था कि सब खत्म हो गया। रानी पद्मावती की आत्मा आजाद हो गई। काला ताबीज अब सिर्फ एक साधारण पत्थर था, और वो जलने वाले निशान मेरे शरीर पर धीरे धीरे फीके पड़ रहे थे। लेकिन रामगढ़ कभी इतनी आसानी से शांति नहीं देता। अगले दिन सुबह अम्मा के घर गया। वो चाय बना रही थीं, लेकिन उनकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे रात भर रोती रही हों। अम्मा, अब सब ठीक है ना? शाप टूट गया। उन्होंने सिर हिलाया, लेकिन मुस्कुराई नहीं। बेटा, रानी का शाप टूटा, लेकिन किले में सिर्फ रानी नहीं थी। 1857 में जो जले, उनमें से कुछ आत्माएं इतनी क्रोधित थीं कि वो प्रेत बन गईं, और कुछ पिशाच। पिशाच? हाँ, वो जो क्रोध और भूख से पैदा होते हैं, मांस खाने वाले, अंधेरे में रहने वाले। वो रानी की रक्षा नहीं करते थे, वो उसका इस्तेमाल करते थे। ताबीज निकलते ही रानी चली गई, लेकिन पिशाच अब आजाद हैं, और वो भूखे हैं, बहुत भूखे। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन गले में कुछ अटक गया। अम्मा, अब मैं दिल्ली चला जाऊंगा, नौकरी छोड़ दूंगा। नहीं बेटा, वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुमने ताबीज छुआ, तुम्हारा खून उस कुएं में गिरा। अब तुम्हारी खुशबू उन्हें पता है। उस रात घर लौटा तो कमरे में अजीब सी ठंड थी।
बिजली चली गई। फोन की बैटरी भी तेजी से खत्म हो रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा था कि अचानक खिड़की के बाहर से खरोंचने की आवाज आई, जैसे नाखून लकड़ी पर घिस रहे हों। मैं उठा, खिड़की खोली। बाहर अंधेरा, लेकिन दूर जंगल की तरफ से एक जोड़ी लाल आंखें चमकी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। वो बढ़ती जा रही थी। मैंने दरवाजा बंद किया, लेकिन आवाज अब घर के अंदर थी, छत पर, दीवारों पर, जैसे कोई चारों तरफ से घूम रहा हो। खा लूं तुझे। आवाज गहरी, गरजती हुई, इंसानी नहीं, पिशाच की। मैंने अम्मा का दिया ताबीज पकड़ा, लेकिन वो अब ठंडा था, कोई असर नहीं। अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। कोई नहीं था, लेकिन हवा में बदबू, सड़ा हुआ मांस, खून और कुछ गलता हुआ। फिर वो दिखा, कोने में खड़ा, लंबा, दुबला, त्वचा काली, फटी हुई, आंखें लाल, सूजी हुई, मुंह से लार टपक रही थी, दांत नुकीले, पीले, हाथों में नाखून लंबे, काले। वो मुझे देख रहा था और हंस रहा था, बिना होंठ हिलाए। तूने रानी को आजाद किया, अच्छा किया, अब हमारी बारी है। मैं पीछे हटा, दीवार से टकराया। वो आगे बढ़ा। उसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे, वो तैर रहा था। हम कुएं में कैद थे, रानी हमें बांधे रखती थी, ताबीज उसके साथ था। अब हम भूखे हैं और तू ताजा मांस है। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन गला सूख गया। वो मेरे करीब आया, उसकी सांस मेरे चेहरे पर लगी, ठंडी, सड़ी हुई। तभी बाहर से आवाज आई, अर्जुन भाग। काली अम्मा, उनके हाथ में एक पुरानी थाली थी, जिसमें जलती हुई अगरबत्ती और नींबू मिर्च का ढेर। वो घर में घुसी, पिशाच की तरफ देखा। जा पिशाच, ये मेरा बेटा है। पिशाच हंसा। बूढ़ी, तू कौन रोक लेगी? अम्मा ने थाली आगे की, अगरबत्ती की धुआं उसके चेहरे पर गया। वो चीखा, तेज, कानों को चीरने वाली चीख, उसकी त्वचा पर जलने लगी, जैसे एसिड पड़ गया हो। निकाल इसे बाहर। मैंने हिम्मत की, दरवाजे की तरफ भागा, अम्मा मेरे पीछे। हम बाहर निकले। पिशाच पीछा करने लगा, लेकिन घर के बाहर आते ही वो रुक गया, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। अम्मा बोली, घर में नहीं आ सकता, लेकिन अब वो किले से निकल चुका है, रामगढ़ में घूमेगा और भूख मिटाएगा। अगले दिन कस्बे में खबर फैली। रात में एक किसान का शव मिला, जंगल में, शरीर पर नाखूनों के निशान, मांस खाया हुआ, आंखें निकाल ली गईं। पुलिस बोली, जानवर ने किया, लेकिन हम जानते थे। फिर दूसरा, तीसरा, हर रात एक, और हर शव के पास एक ही निशान, लाल आंखों का छापा। मैंने फैसला किया, पिशाच को वापस कुएं में बंद करना होगा। लेकिन कैसे? अम्मा ने बताया, पिशाच को बांधने के लिए पुराना मंत्र चाहिए। किले के नीचे एक गुप्त कमरा है, वहां एक पुरानी किताब, पिशाच तंत्र। लेकिन वो कमरा सिर्फ खून से खुलता है। मेरा खून? हाँ, तूने कुएं में खून गिराया था, तेरा खून ही कुंजी है। रात हुई, मैं फिर किले गया। इस बार अम्मा साथ थीं। कुएं अब सूखा था, लेकिन बीच में एक दरार दिख रही थी, पहले नहीं थी। हम नीचे उतरे, रस्सी से, अंदर अंधेरा। लेकिन अम्मा ने मशाल जलाई। दीवारों पर पुराने चित्र, पिशाचों के, लाल आंखें, मुंह में मानव हाथ, पीछे एक पत्थर का दरवाजा। मैंने अपनी उंगली काटी, खून की बूंदें दरवाजे पर गिराईं। दरवाजा खुला, अंदर एक छोटा कमरा, बीच में एक पुरानी मेज, उस पर मोटी किताब, चमड़े की, पिशाच तंत्र। मैंने किताब खोली, पन्ने पीले, मंत्र लिखे हुए, संस्कृत में। अम्मा ने पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी हवा चली, ठंडी। पिशाच आ गया, इस बार बड़ा, ज्यादा भयानक। उसके पीछे और भी थे, 3-4, सब लाल आंखों वाले। किताब मत छू, वो हम पर झपटा। अम्मा चीखी, मंत्र पढ़ जल्दी। मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। पिशाच मेरे गले पर हाथ रख दिया, नाखून चुभ गए,
खून बहा। तू मेरा है अब। तभी अम्मा ने किताब छीनी, जोर से मंत्र पढ़ा। एयूएम पिशाच भयंकर बंधनम कुरु। कुएं में लौट। पिशाच चीखा। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। वो सिकुड़ने लगा। लेकिन एक ने अम्मा पर हमला किया। अम्मा! मैंने किताब पकड़ी, आखिरी मंत्र पढ़ा पूरी ताकत से। एक जोरदार धमाका, रोशनी, पिशाच सब गायब। किताब जल गई। हम बाहर निकले। कुआं फिर से बंद हो गया, जैसे कभी खुला ही ना हो। सुबह हुई। अम्मा घायल थीं, लेकिन जिंदा। कस्बे में अब कोई मौत नहीं हुई, लेकिन मैं जानता हूं पिशाच पूरी तरह नहीं मरे। वो कुएं में वापस गए, लेकिन अगर कोई फिर ताबीज या खून छुएगा, वो फिर आएंगे। रामगढ़ का काला साया कभी खत्म नहीं होता, वो बस इंतजार करता है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रामगढ़ का काला साया कभी पूरी तरह मिटता नहीं। अर्जुन दिल्ली लौट गया, नौकरी छोड़ दी, शहर की चमक दमक में खुद को छिपाने की कोशिश की। लेकिन हर रात जब घड़ी 2 बजती, उसके कानों में वही फुसफुसाहट आती, अर्जुन, हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। रामगढ़ कभी अकेला नहीं छोड़ता। काली अम्मा अब नहीं रही। लोग कहते हैं वो भी एक रात चुपके से किले की तरफ गईं और लौटी नहीं। कुआं अब सूखा पड़ा है, लेकिन रात में अगर कोई कान लगाकर सुने तो नीचे से हल्की हल्की चीखें आती हैं, जैसे कोई अभी भी जल रहा हो। पिशाच वो वापस कुएं में बंद हैं, या शायद नहीं, क्योंकि रामगढ़ में आज भी लोग गायब होते हैं। कोई नया क्लर्क आता है, कोई ट्रैवलर रुकता है, और फिर सुबह सिर्फ उनका बैग मिलता है, खून से सना हुआ। तो अगर कभी रामगढ़ जाना हो, दिन में जाना, सूरज ढलने से पहले लौट आना। और हाँ, अगर रात को कोई औरत रोती सुनाई दे, रघु रघुआ कहती हुई, तो भागना, मत रुकना, क्योंकि वो सिर्फ आवाज नहीं, वो बुलावा है। दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये बस थोड़ी देर के लिए रुकी है। अगर तुम्हें भी कभी ऐसी फुसफुसाहट सुनाई दे तो कमेंट में बताना, क्योंकि रामगढ़ का साया कहीं भी पहुंच सकता है। अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि अगली भूतिया कहानी जब आए तुम्हें सबसे पहले पता चले। रात अच्छी हो या शायद नहीं, क्योंकि अंधेरे में कुछ देख रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कमरे में अकेले होते हैं तो कोई कोने से आपको देख रहा होता है? जब अचानक हवा ठंडी हो जाती है और आपके पीछे रखे दरवाजे से खुरचने की आवाज आती है, तो समझ जाइए आप अकेले नहीं हैं। स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी चैनल पर, जहां मैं रोशन लेके आया हूं एक ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। अगर आप भी मेरी तरह रहस्यों और अनसुलझी गुत्थियों के शौकीन हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से ही हम इस चैनल को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। चलिए इस सफर को साथ मिलकर आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रामलाल है, उम्र अब 52 साल, घर प्रयागराज के पास एक छोटे से गांव में। 1998 से ट्रक चला रहा हूं। पहले टाटा 1210, फिर 1613, अब 3718। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी, असम तक का माल ढोया है। लेकिन आज तक जो रात मैंने 2018 में NH27 पर देखी, वो मेरी जिंदगी की सबसे काली रात थी। आज भी उस रात की याद आते ही हाथ कांप जाते हैं। अक्टूबर 2018 की बात है। दिवाली के ठीक बाद मैं दिल्ली से गुवाहाटी जा रहा था। लौट था, सीमेंट के 28 बोरे और कुछ मशीनरी पार्ट्स। खलासी का नाम था छोटू। छोटू 24 साल का, बिहार का लड़का, बहुत बातूनी था। रास्ते में सिगरेट पीते पीते पुरानी कहानियां सुनाता रहता, भूत प्रेत, चुड़ैल, पिशाच। मैं हंसकर टाल देता, कहता, अरे छोटू, भगवान से डर,
भूत से नहीं। NH-27 पर बिहार झारखंड बॉर्डर के पास एक जगह है, औरंगाबाद के बाद टेहरी ऑन सोन के करीब। वहां से रास्ता जंगल जैसा हो जाता है, दोनों तरफ घना साल का जंगल। रात के 1 बजे के बाद ट्रैफिक लगभग खत्म, सिर्फ ट्रक और कभी कभी पुलिस की गाड़ी। हमारी ट्रक उस रात 1:20 पर उस इलाके में पहुंची। फॉग बहुत था, हेडलाइट भी धुंध में फीकी पड़ रही थी। मैंने स्पीड 40 से 45 रखी हुई थी। छोटू सो रहा था। केबिन में सिर्फ रेडियो की आवाज, कोई पुराना गाना बज रहा था, चांदनी रातें चांदनी रातें। अचानक रेडियो बंद हो गया, बस ऐसे ही। बटन नहीं दबाया, फिर भी साइलेंट। मैंने थपकी मारी, फिर से चालू नहीं हुआ। छोटू जागा, बोला, भैया क्या हुआ? कुछ नहीं, बैटरी डाउन हो गई होगी। लेकिन ट्रक की लाइट्स, इंजन सब ठीक थे, सिर्फ रेडियो मर गया। फिर करीब 5 से 7 मिनट बाद मैंने देखा, सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में, बाल खुले, सिर झुका हुआ, हाथ में कुछ नहीं, बस खड़ी है। ट्रक ड्राइवरों की आदत होती है, रात में अकेली औरत दिखे तो स्पीड कम कर देते हैं, पूछते हैं कि कहां जाना है। लेकिन ये औरत कुछ अलग थी। उसने सिर नहीं उठाया, न हाथ हिलाया, बस खड़ी रही। मैंने ब्रेक लगाया, ट्रक रुकी। छोटू बोला, भैया उतर के पूछते हैं। नहीं छोटू, अच्छा नहीं लग रहा, चलते हैं। मैंने क्लच दबाया, गियर डाला, लेकिन ट्रक हिली नहीं। इंजन की आवाज आई, लेकिन जैसे पहिए घूम ही नहीं रहे, जैसे कोई चीज ट्रक को पीछे खींच रही हो। छोटू डर गया, बोला, भैया ये क्या हो रहा है? मैंने एक्सीलरेटर दबाया, इंजन जोर से गरजा, लेकिन ट्रक 2 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। तभी उस औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा भगवान न दिखाए किसी को, आंखें पूरी काली, कोई सफेदी नहीं, मुंह खुला हुआ, जैसे चीख रही हो लेकिन आवाज नहीं, सिर्फ हवा का शोर। छोटू चिल्लाया, भैया भगवान के लिए चलाओ ट्रक। मैंने पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया, इंजन चीखने लगा। आखिरकार ट्रक हिली और आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही हम उस औरत के पास से गुजरे, ट्रक के बोनट पर एक जोरदार धक्का लगा, जैसे किसी ने छलांग लगाकर चढ़ गया हो। ट्रक डगमगाई। मैंने संभाला, स्पीड 80 कर दी। छोटू रो रहा था, मैं भी डर गया था, लेकिन दिखाया नहीं। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद मैंने देखा, सड़क पर एक पुराना पेड़ गिरा हुआ है, लेकिन वो पेड़ 10 मिनट पहले नहीं था। मैंने उसी रास्ते से कई बार गुजर रखा था। वो पेड़ वहां नहीं था। मैंने ब्रेक लगाया, ट्रक रुकी। छोटू बोला, भैया उतर के देखते हैं। पागल है क्या, रात में जंगल में? लेकिन उतरना पड़ा, क्योंकि पेड़ पूरा रास्ता ब्लॉक कर रहा था। मैंने टॉर्च जलाई, छोटू ने भी मोबाइल की लाइट ऑन की। पेड़ पर खून लगा हुआ था, ताजा खून, जैसे अभी कटा हो, लेकिन कुल्हाड़ी का निशान नहीं, बस खून। तभी हमें आवाज आई, दूर से, किसी औरत की रोने की आवाज, लेकिन बहुत पास से, जैसे हमारे ठीक पीछे खड़ी हो। हम दोनों मुड़े, वहां कोई नहीं। फिर आवाज आई, रुक जा, मुझे उतार दे। छोटू के हाथ से मोबाइल गिर गया, स्क्रीन टूट गई, अंधेरा हो गया, सिर्फ मेरी टॉर्च। मैंने कहा, छोटू ट्रक में बैठ, मैं पेड़ हटाने की कोशिश करता हूं। लेकिन जैसे ही मैं पेड़ के पास गया, पेड़ हिला, खुद ब खुद, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। पेड़ सड़क से हट गया, लेकिन हटते वक्त उसकी एक टहनी मेरे कंधे पर लगी। खरोंच आई, खून निकला। हम ट्रक में बैठे, मैंने स्टार्ट किया, ट्रक चली, लेकिन अब स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा था, 0 पर अटका हुआ। करीब 15 मिनट चले, फिर एक ढाबा दिखा, लेकिन वो ढाबा भी अजीब था। बोर्ड पर लिखा था शांति ढाबा, लेकिन लाइट नहीं जल रही थी, सिर्फ एक लाल बल्ब टिमटिमा रहा था। मैंने ट्रक रोकी। छोटू बोला, भैया मत रुको, पानी तो पी लेते हैं, गला सूख गया। हम उतरे, ढाबे पर कोई नहीं, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, आंखें लाल। उसने कहा, आ गए रामलाल? मैं ठिठक गया। मैंने कभी उस ढाबे पर नहीं रुका था, नाम कैसे पता?
बूढ़ा हंसा, दांत काले, बोला, तुम्हारी औरत ने कहा था कि तुम आओगे, वो इंतजार कर रही है। मैंने कहा, कौन औरत? जो सफेद साड़ी में थी, जो तुम्हारे ट्रक पर चढ़ गई थी। छोटू पीछे हट गया। मैंने कहा, हम चलते हैं। बूढ़ा बोला, रुको, चाय पीते जाओ, वो तुम्हें ढूंढ रही है। मैंने पलटा, ट्रक की तरफ दौड़ा। छोटू पहले से केबिन में था। मैंने ट्रक स्टार्ट की, लेकिन अब इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। बूढ़ा बाहर आया, धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ा। उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, जैसे तैर रहा हो। मैंने हाथ जोड़े, मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी छोटू चिल्लाया, भैया पीछे देखो। मैंने रियर व्यू में देखा। ट्रक के पीछे वाली सीट पर वो औरत बैठी थी, आंखें काली, मुंह खुला, लेकिन अब वो हंस रही थी, बिना आवाज। मैंने चाबी घुमाई। इस बार इंजन चालू हो गया। मैंने फुल स्पीड में ट्रक भगाई। बूढ़ा पीछे छूट गया, लेकिन औरत अभी भी पीछे बैठी थी। करीब 30 किलोमीटर चलने के बाद वो गायब हो गई, अचानक, जैसे कभी थी ही नहीं। सुबह होते होते हम बक्सर पहुंचे। ट्रक रोकी, दोनों उतरे। छोटू रो रहा था, मैं भी कांप रहा था। ट्रक के बोनट पर खून के निशान थे, मेरे कंधे की खरोंच से मैच कर रहे थे, लेकिन मेरी खरोंच सूख चुकी थी। वो निशान ताजा थे। उस दिन के बाद मैंने कभी उस रूट पर नहीं जाना। छोटू ने नौकरी छोड़ दी। आज वो दिल्ली में ऑटो चलाता है। कहता है, भैया वो औरत आज भी मुझे सपने में आती है, कहती है, उतार दे। मैं आज भी सोचता हूं, वो कौन थी? क्यों मुझे नाम से जानती थी? क्या वो मेरी मौत का इंतजार कर रही थी? उस रात के बाद मैं 3 महीने तक ट्रक नहीं चला, घर पर बैठा रहा। बीवी कहती, रामलाल अब बस करो, कोई और काम ढूंढ लो। लेकिन ट्रक चलाना मेरी आदत बन चुकी थी। हाथ में स्टीयरिंग न हो तो नींद नहीं आती। जनवरी 2019 में फिर दिल्ली से लौट मिला। इस बार रूट था लखनऊ गोरखपुर। NH 27 का वो हिस्सा छोड़ दिया था मैंने, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। गोरखपुर से वापसी पर लौट था, कुछ पुरानी मशीनरी और लोहे के स्क्रैप। खलासी नया था, नाम था मुन्ना। छोटू जैसा बातूनी नहीं, चुपचाप रहता। रात के 11 बजे हम औरंगाबाद के पास पहुंचे, वही जगह जहां वो रात हुई थी। मैंने सोचा, अब दिन में गुजर रहा हूं, क्या होगा। लेकिन जैसे ही वो जंगल शुरू हुआ, दिल धड़कने लगा। मुन्ना बोला, भैया आप ठीक तो हैं? चेहरा सफेद पड़ गया। हाँ, बस थकान है। रात के 12:30 बजे फॉग फिर शुरू हो गया। हेडलाइट्स धुंध में फंस रही थीं। अचानक वही हुआ, रेडियो बंद। इस बार मैंने पहले से ही चेक कर लिया था, बैटरी फुल थी, फिर भी साइलेंट। मैंने मुन्ना से कहा, भाई अगर कोई औरत दिखे सफेद साड़ी में तो मत देखना, बस आंखें बंद कर लेना। मुन्ना हंसा, भैया आप भी ना भूत प्रेत की बातें करते हो। लेकिन हंसी 2 मिनट भी नहीं चली। सड़क के किनारे वही औरत खड़ी थी। इस बार सिर थोड़ा ऊपर था, जैसे हमें देख रही हो। बाल हवा में लहरा रहे थे, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। मैंने स्पीड नहीं घटाई, फुल एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक 90 पर पहुंच गई, लेकिन वो औरत जैसे हमारे साथ चल रही हो। सड़क के किनारे नहीं, बल्कि ट्रक के बराबर में, हवा में तैरती हुई। मुन्ना चिल्लाया, भैया वो हमारे साथ दौड़ रही है। मैंने रियर व्यू में देखा, वो अब ट्रक के पीछे नहीं, बल्कि साइड मिरर में दिख रही थी। आंखें काली, लेकिन इस बार होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कह रही हो। मैंने हनुमान चालीसा शुरू की, जोर जोर से। मुन्ना भी साथ पढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पर पहुंचा, ट्रक का इंजन खटखट करने लगा। स्पीड कम हो गई, 60, 50, 40 और फिर स्टॉल। ट्रक रुक गई बीच सड़क पर। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज। तभी बाहर से खटखटाहट हुई, ट्रक के दरवाजे पर। मैंने देखा कोई नहीं, लेकिन खटखटाहट जारी, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मुन्ना रोने लगा, भैया मैं मर जाऊंगा, मेरी माँ,
मैंने कहा, चुप, हनुमान का नाम लो। फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ, औरत की आवाज। रामलाल, मुझे उतार दे, मैं थक गई हूं। मेरा खून जम गया। वो मेरा नाम ले रही थी। फिर से मैंने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है, क्या चाहती है? आवाज फिर आई, इस बार ट्रक के अंदर से, जैसे केबिन में ही हो। मेरा नाम कमला था। 2007 में इसी सड़क पर मेरी मौत हुई। ट्रक ने कुचल दिया, ड्राइवर भाग गया। मेरा बच्चा मेरा पेट में था, 7 महीने का। दोनों मर गए, लेकिन मैं नहीं मर पाई। मैं इंतजार कर रही हूं उस ड्राइवर का जो मुझे छोड़कर भाग गया। मैं कांप गया। 2007? मैं उस वक्त इसी रूट पर था, लेकिन मुझे याद नहीं आया कोई ऐसी घटना। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा, तू जानता है, तू वही ट्रक चला रहा था, टाटा 1210, नंबर UP 17। तू रुका नहीं था। तूने सोचा था रात है, कोई देखेगा नहीं। मेरा दिमाग घूम गया। 2007, हाँ, एक रात, बारिश थी, सड़क पर कुछ गिरा हुआ लगा था। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन अगले दिन अखबार में पढ़ा था, एक औरत की लाश मिली, गर्भवती, हिट एंड रन। मैं चीखा, नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं डर गया था। आवाज हंसी, ठंडी, बिना जान वाली हंसी। अब तू उतार, मुझे अपने साथ ले जा या मैं तुझे ले जाऊंगी। ट्रक का दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। मैंने पकड़ रखा। मुन्ना पीछे की सीट पर सिकुड़ गया। तभी मैंने जेब से हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति निकाली जो मेरी बीवी ने दी थी। मैंने उसे माथे से लगाया और जोर से चिल्लाया, जय सियाराम, जय हनुमान। एक तेज हवा चली, ट्रक हिली, जैसे कोई चीज बाहर फेंकी गई हो। दरवाजा बंद हो गया। इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। मैंने फुल स्पीड में ट्रक भगाई। मुन्ना बेहोश हो चुका था। करीब 40 किलोमीटर बाद एक पुलिस चेक पोस्ट दिखा। मैंने ट्रक रोकी। पुलिस वाले आए। मैंने सब बताया। वो हंसे, बोले, भाई साहब, रात में थकान वहम हो जाता है। लेकिन जब उन्होंने ट्रक का बोनट देखा, वहां खून के निशान थे, पुराने नहीं, ताजा। और मेरे कंधे पर वही पुरानी खरोंच फिर से खुल गई थी, जैसे कोई नया घाव बन गया हो। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो कहानी वहीं दब गई। उसके बाद मैंने ट्रक बेच दिया। अब छोटा सा किराना खोल लिया हूं प्रयागराज में। लेकिन रात को नींद नहीं आती। सपने में वही कमला आती है, कहती है, रामलाल, मैं अभी भी इंतजार कर रही हूं, उतार दे। मैंने भी ट्रक चलाना छोड़ दिया है। अब मैं अपनी लाइफ एक दुकान पर बिताता हूं। मेरी किराने की दुकान बढ़िया चल रही है। प्रयागराज के गोयालपुर मोहल्ले में छोटी सी दुकान, लेकिन इज्जत से गुजर बसर हो जाती है। बीवी कहती है, अब तो सब ठीक है ना, वो रातें भूल जाओ। मैं मुस्कुरा देता हूं, लेकिन रात को जब दुकान बंद करके घर लौटता हूं तो पता चलता है कुछ चीजें कभी नहीं भूलती। पिछले 7 सालों में मैंने NH 27 पर पैर नहीं रखा। न ट्रक चला, न उस रोड से गुजरा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फरवरी 2026 की एक रात, बारिश हो रही थी, तेज। मैं दुकान बंद करके घर जा रहा था। रिक्शा वाला बोला, भैया, आज रात बहुत अंधेरा है, बारिश में रास्ता मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा रास्ता है। घर से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पुराना पुल है, यमुना का पुराना पुल, जो अब बंद पड़ा है। लोग कहते हैं वहां रात में कोई नहीं जाता। मैं भी नहीं जाता था, लेकिन उस रात रिक्शा वाला रास्ता काट कर वहां से निकल गया। बोला, भैया, यहां से जरा जल्दी पहुंच जाएंगे। जैसे ही हम पुल पर चढ़े, बारिश और तेज हो गई। बिजली कड़क रही थी। रिक्शे की लाइट फीकी पड़ रही थी। अचानक रिक्शा रुक गया। ड्राइवर बोला, भैया, इंजन बंद हो गया। मैं उतरा। चारों तरफ अंधेरा। पुल के नीचे यमुना की लहरें जोर जोर से टकरा रही थीं। तभी मैंने देखा, पुल के दूसरी तरफ, रेलिंग के पास एक औरत खड़ी है। सफेद साड़ी, बाल खुले, सिर झुका हुआ। मेरा दिल धड़क गया।
मैं जान गया, वो है कमला। रिक्शा वाला भी देख रहा था। वो कांपते हुए बोला, भैया वो कौन? मैंने कहा, तुम जाओ, मैं पैदल चला जाऊंगा। वो भाग गया। मैं अकेला खड़ा रहा। बारिश मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने जोर से कहा, कमला, मैं आ गया हूं, अब इंतजार मत कर, जो लेना है ले ले। वो धीरे धीरे मुड़ी। इस बार चेहरा साफ दिखा। आंखें अब काली नहीं थीं, लाल थीं, लेकिन आंसू बह रहे थे। वो रो रही थी, सच में रो रही थी। वो बोली, आवाज बहुत धीमी, लेकिन मेरे कानों में गूंज रही थी, रामलाल, मैंने तुझे बहुत तड़पाया, लेकिन मैं भी तड़पी हूं। मेरा बच्चा, वो कभी नहीं जन्मा, मैं उसे देख नहीं पाई। तूने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं तुझे माफ करती हूं। मैं घुटनों पर बैठ गया, बारिश में भीगते हुए। मैंने कहा, मुझे माफ कर दे कमला, मैं डर गया था, मैं गलत था, मैं हर रात तुझे याद करता हूं। वो पास आई, लेकिन इस बार ठंड नहीं लगी। वो बोली, अब मैं जा रही हूं, लेकिन एक आखिरी बात, छोटू को बता देना, वो भी माफी मांग रहा है। मैंने उसे भी सपनों में सता दिया था, अब सब खत्म। तभी एक तेज बिजली कड़की, पूरी जगह रोशनी से भर गई। जब आंखें खुली तो वो वहां नहीं थी, सिर्फ बारिश, और पुल पर एक छोटा सा फूल गिरा हुआ था, सफेद गेंदा, जैसे किसी ने अभी रखा हो। मैंने वो फूल उठाया, घर लाया, बीवी को दिखाया। वो बोली, ये कहां से? मैंने कहा, एक पुरानी दोस्त ने दिया। उस रात के बाद मुझे सपने नहीं आते, न कमला आती है, न वो काली आंखें। छोटू से फोन पर बात हुई। वो बोला, भैया, पिछले 3 महीने से सपने नहीं आ रहे, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। मैं समझ गया, कमला को शांति मिल गई। शायद उसने हमें माफ कर दिया, या शायद हमने खुद को माफ कर लिया। आज मैं वही हूं, दुकान पर बैठा ग्राहकों को सामान देता हूं। लेकिन जब रात होती है और बारिश शुरू होती है तो मैं खिड़की से बाहर देखता हूं, सोचता हूं कहीं वो सफेद साड़ी वाली छाया फिर से न दिख जाए। लेकिन अब डर नहीं लगता, अब सिर्फ अफसोस लगता है और एक छोटी सी प्रार्थना, हे भगवान, कमला को शांति दे, उसके बच्चे को भी और मुझे भी, जो गलती की उसे माफ कर दे। ट्रक ड्राइवर भाइयों, अगर कभी सफेद साड़ी वाली औरत दिखे तो रुक जाना, पूछ लेना उसका नाम क्या है। शायद वो भी किसी की कमला हो, शायद वो भी इंतजार कर रही हो। माफी का। दोस्तों, ये थी रामलाल की वो आखिरी ड्यूटी, वो रात जो कभी खत्म नहीं होती। कमला को शांति मिल गई, या शायद हम सबको मिल गई। लेकिन याद रखना, रात के अंधेरे में सफेद साड़ी वाली कोई छाया दिखे तो रुकना मत, एक्सीलरेटर दबा देना, क्योंकि कुछ साए माफी मांगते हैं और कुछ बस इंतजार करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना, क्या आपने कभी ऐसी रात देखी है या कोई ऐसी जगह जहां रुकना डर लगता है। अपनी अपबीती शेयर करो, शायद अगली कहानी आपकी ही हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। अगली वीडियो में मिलते हैं। कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ जंगल नहीं होती, वो अपने अंदर रहस्य, दर्द और अधूरी आत्माओं को छुपाए रहती हैं। और अगर गलती से भी आप वहां पहुंच जाएं, तो शायद वापस आना मुमकिन नहीं होता। आज की कहानी है 2 दोस्तों की, जो सिर्फ घूमने गए थे, लेकिन जो उन्होंने उस जंगल में देखा, वो उनके लिए आखिरी रात बन गई। तो अगर आप अकेले हैं, लाइट बंद है और ये वीडियो देख रहे हैं, तो सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस होती है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जो आज भी लोगों के दिलों में डर बनकर जिंदा है। लखनऊ से करीब 70 किलोमीटर दूर एक घना जंगल था, इतना घना कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक ठीक से नहीं पहुंचती थी।
उस जंगल का नाम लोग धीरे धीरे लेना पसंद करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां सिर्फ पेड़ नहीं रहते, वहां कुछ और भी है, कुछ जो देखता है। आरव और कर्ण दोनों बचपन के दोस्त थे। आरव थोड़ा शांत स्वभाव का था, लेकिन अंदर से बहुत जिज्ञासु। दूसरी तरफ कर्ण हिम्मती और थोड़ा लापरवाह। भाई, ये जंगल वाला प्लान पक्का है ना? कर्ण ने बाइक रोकते हुए पूछा। आरव ने मोबाइल में मैप देखते हुए कहा, हाँ, यहीं से अंदर जाना है। लोकल लोगों ने मना किया है, लेकिन वही तो मजा है। कर्ण हंस पड़ा। डर गया क्या? आरव मुस्कुराया। डर तो लगता है, लेकिन पता लगाना है कि सच क्या है। जंगल के किनारे एक छोटा सा चाय का ढाबा था। वहां बैठे एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोक लिया। किधर जा रहे हो बेटा? उसने पूछा। बस ऐसे ही जंगल घूमने, कर्ण ने कैजुअली कहा। बूढ़े के चेहरे का रंग बदल गया। सूरज ढलने से पहले लौट आना, आरव ने पूछा। क्यों, कुछ है क्या अंदर? बूढ़ा धीरे से बोला। जो दिखता है वो तो पेड़ हैं, लेकिन जो नहीं दिखता वो असली है। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। रात को आवाजें आएंगी, कोई बुलाए तो जवाब मत देना, और अगर किसी को रोते सुनो। वह अचानक चुप हो गया। क्या? कर्ण ने पूछा। बूढ़ा उनकी आंखों में देखते हुए बोला, तो पीछे मत देखना। शाम के करीब 5 बज रहे थे जब दोनों अंदर घुसे। शुरुआत में सब सामान्य था। पक्षियों की आवाज, पत्तों की सरसराहट, हल्की हवा। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, आवाजें कम होने लगीं। अजीब सी खामोशी छा गई। कर्ण ने कहा, कुछ ज्यादा ही शांत नहीं है? आरव ने ध्यान से सुना। हाँ, एक भी पक्षी नहीं। अचानक आरव ने मोबाइल देखा। नेटवर्क चला गया। कर्ण ने भी देखा। मेरा भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जीपीएस तो चल रहा है। लेकिन कुछ देर बाद जीपीएस भी रुक गया। सूरज डूब चुका था। उन्होंने सोचा था कि जल्दी लौट जाएंगे, लेकिन अब रास्ता पहचान में नहीं आ रहा था। हर पेड़ एक जैसा लग रहा था। कर्ण ने टॉर्च निकाली। आज यहीं रुकना पड़ेगा शायद। आरव को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे वो बूढ़े की बात याद आ रही थी। उन्होंने एक जगह रुककर छोटा सा कैंप बनाया, लकड़ियां जलाकर आग जलाई। कुछ देर तक सब ठीक था। फिर टूटती हुई टहनियों की आवाज आई। सुना? आरव ने धीरे से कहा। कर्ण ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। कुछ नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई, जैसे कोई धीरे धीरे उनके चारों ओर घूम रहा हो। अब साफ सुनाई दे रहा, कदमों की आवाज, धीरे घसीटते हुए। कोई जानवर होगा, कर्ण ने खुद को समझाया। लेकिन तभी आवाज अचानक उनके ठीक पीछे आकर रुक गई। दोनों एक साथ मुड़े। कुछ नहीं। और फिर एक धीमी कांपती हुई आवाज आई, बचाओ। दोनों जम गए। आवाज एक औरत की थी, बहुत दर्द में, जैसे कोई रो रहा हो। भाई, कोई फंसा हुआ है, कर्ण बोला। आरव का गला सूख गया। रुको, क्या हुआ? आरव ने धीरे से कहा। बूढ़े ने क्या कहा था? कर्ण चुप हो गया। आवाज फिर आई, कृपया मेरी मदद करो। इस बार और करीब से। कर्ण ने टॉर्च उठाई। मैं देख के आता हूं। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मत जा। कर्ण झुंझलाया। अगर सच में कोई है तो? आरव की आवाज कांप रही थी। अगर कोई नहीं हुआ तो? दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे, और तभी आवाज बिल्कुल उनके कान के पास आई। तुम क्यों नहीं आ रहे? दोनों उछल पड़े। आवाज अब चारों तरफ से आ रही थी, जैसे कोई हर पेड़ के पीछे खड़ा हो। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, और तभी आरव ने देखा, दूर एक पेड़ के पीछे एक सफेद आकृति खड़ी थी। लंबे बाल, चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन वो उन्हें देख रही थी। वो आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी,
दोनों की सांस रुक गई। उसका चेहरा पूरा नहीं था, आधा चेहरा जला हुआ और आधा सड़ा हुआ, आंखें काली, बिल्कुल खाली। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में तैरते हुए उनकी तरफ आ रही थी। कर्ण चिल्लाया। दोनों बिना पीछे देखे भागने लगे। पेड़, झाड़ियां, कांटे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक चीज साफ थी, पीछे से आती हुई वो हंसी। अब वो तेज हो गई थी। कुछ दूर भागने के बाद आरव अचानक रुक गया। कर्ण, देख, जमीन पर कुछ था, खून के ताजा निशान, और वो निशान किसी को घसीट कर ले जाने जैसे लग रहे थे। कर्ण हांफते हुए बोला, यहां से चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन आरव उन निशानों को घूर रहा था। ये अभी के हैं। अचानक टॉर्च झपकी और बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा हो गया। कर्ण, आरव की आवाज कांपी। मैं यहीं हूं। लेकिन उसकी आवाज दूर से आ रही थी, बहुत दूर से। कर्ण, तू कहां है? आरव चिल्लाया। यहीं हूं, बस थोड़ा आगे आ। आवाज वही थी, लेकिन कुछ अजीब था। उसमें कर्ण की झलक थी, लेकिन वो पूरी तरह कर्ण नहीं था। आरव को अचानक वो बूढ़ा याद आया। कोई बुलाए तो जवाब मत देना। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, कर्ण, अगर तू सच में है तो मेरे पास आ। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर, तुम क्यों नहीं आ रहे? अब आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी, औरत की आवाज। आरव का शरीर सुन्न पड़ गया। ये कर्ण नहीं है। उसने धीरे धीरे पीछे कदम बढ़ाया। तभी उसके पीछे किसी ने फुसफुसाया, सही पहचाना। आरव धीरे धीरे मुड़ा, और जो उसने देखा उसकी चीख निकल गई। वही औरत, लेकिन अब वो बहुत करीब थी। इतनी करीब कि उसकी सड़ी हुई त्वचा की बदबू महसूस हो रही थी। आरव भागा, लेकिन इस बार कर्ण कहीं नहीं दिखा। कर्ण, वो चिल्लाता रहा। कोई जवाब नहीं। अंदर अंधेरा था, लेकिन बीच में एक छोटी सी बुझी हुई दीपक की जगह थी, और दीवारों पर कुछ लिखा था, खून से। आरव ने टॉर्च फिर से चालू करने की कोशिश की। इस बार वो जल गई, और जैसे ही रोशनी दीवार पर पड़ी, उसने पढ़ा, यहां से कोई वापस नहीं जाता। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम भी नहीं जाओगे। आरव ने पलट कर देखा। कर्ण खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं, चेहरा भावहीन। कर्ण? आरव फुसफुसाया। कर्ण धीरे धीरे मुस्कुराया, एक अजीब, खतरनाक मुस्कान। मैं नहीं हूं। अचानक मंदिर के कोनों से आवाजें आने लगीं, रोने की, हंसने की, चिल्लाने की, और फिर दीवारों से जैसे परछाइयां निकलने लगीं। 1, 2, 10, दर्जनों आत्माएं, हर एक का चेहरा अलग, लेकिन दर्द एक जैसा। भीड़ में से वही औरत आगे आई। इस बार उसकी आवाज साफ थी, हम सब यहां फंसे हैं। आरव कांपते हुए बोला, क्यों? उसकी आंखों से काला तरल बहने लगा। जो भी यहां आता है वो वापस नहीं जाता। हम सब किसी की आवाज सुनकर आए थे। और फिर उसने धीरे से कहा, अब तुम भी किसी को बुलाओगे। आरव का दिल बैठ गया। क्या? उसने मुस्कुराते हुए कहा, ताकि हम अकेले ना रहें। कर्ण अचानक चीखा, भाग आरव! उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए सामान्य हुईं। ये तुझे भी फंसा देंगे। लेकिन तभी उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आवाजें और तेज हो गईं। आत्माएं अब आरव के करीब आ रही थीं। वो पीछे हटता गया, लेकिन पीछे दीवार थी। वो औरत उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और आरव के कान के पास आकर फुसफुसाई, अब तुम्हारी बारी है। और अचानक आरव की आवाज बदल गई। वो खुद चिल्लाया,
बचाओ। ठीक उसी आवाज में जिसे सुनकर वो यहां आया था। तो दोस्तों, ये थी उस जंगल की कहानी जहां जाने वाले शायद ही कभी लौटते हैं, और अगर लौट भी आए तो वो पहले जैसे नहीं रहते। कभी कभी कुछ आवाजें सिर्फ आवाज नहीं होती, वो एक बुलावा होती हैं। तो अगली बार अगर आपको अंधेरे में कोई पुकारे तो सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान नहीं, कुछ और हो। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप ऐसे जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे? हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक रात से बचकर रहिए। रात के 12 बजे पुराने सरकारी स्कूल की खिड़कियां जकड़ी हुई, गलियारे सुनसान और हवा में ठंडक इतनी कि हड्डियां कांप जाएं। और ब्लैक बोर्ड जो हर रात खुद ब खुद लिखता है। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं उस रात की सच्ची कहानी, जब मेरे दोस्तों और मेरी जिंदगी का सामना उस ब्लैक बोर्ड की आत्मा से हुआ। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और हाँ, अगर आपको डर लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी और डरावनी कहानियां मैं लाता रहता हूं। दोस्तों, मेरी कहानी सुनो और ध्यान रखना, यह पूरी तरह सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मेरा नाम अयान शर्मा है। मैं एक छोटे शहर के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल की बिल्डिंग पुरानी थी, बाहर से तो सामान्य लगती थी, लेकिन रात के अंधेरे में उस स्कूल की दीवारें, गलियारे और खिड़कियों की खड़खड़ाहट, कुछ ऐसा लगता था कि कोई हमारी हर हरकत देख रहा है। हमारे स्कूल में हमेशा से एक कहानी प्रचलित थी। अगर आप रात में ब्लैक बोर्ड देखो तो खुद ब खुद वहां कुछ लिखकर दिखाई देगा। बच्चों की दुनिया में हम इसे मजाक मानते थे, लेकिन बड़े होते ही मैंने जाना कि यह कोई मजाक नहीं था। यह घटना तब हुई जब मैं 10वीं कक्षा में था। स्कूल में हमारे प्रिंसिपल ने कहा था कि हमें एक प्रोजेक्ट के लिए स्कूल रात में खोलना पड़ेगा। हमारे स्कूल का कंप्यूटर लैब बंद था और हम रात में काम करने आए। रात करीब 11 बजे थी। स्कूल के दरवाजे बंद थे और हम सिर्फ लैब की चाबी लेकर अंदर घुसे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब मैं पहली बार ब्लैक बोर्ड की तरफ गया तो मेरी सांस रुक गई। ब्लैक बोर्ड पर काली स्याही से कुछ लिखा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई लिख रहा हो। यह जैसे अपने आप लिखा गया हो। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, तुम्हारा समय पास आ रहा है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने लैब में जाकर अपने दोस्तों को बताया। वे मुझे हंसी में उड़ा रहे थे, लेकिन जैसे ही हम वापस ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, उस पर नई लाइनें लिखी हुई थीं। अब तुम अकेले हो। मुझे पसीना आने लगा। हमने तय किया कि तुरंत स्कूल छोड़ दें, लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़े, हमारे कदमों की आवाजें अजनबी कहीं से आ रही थीं। स्कूल की रात का डर और ब्लैक बोर्ड की रहस्यमय लिखावट। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद यह कोई सामान्य घटना नहीं है। जब हम लैब से बाहर निकले तो गलियारे में अजीब सन्नाटा था। हर खिड़की से हवा की आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा। उनके चेहरे भी भय से फीके पड़ रहे थे। फिर अचानक ब्लैक बोर्ड पर कुछ और लिखा दिखा। तुमने देखा, अब तुम्हें भी देख रहे हैं। मेरी गर्दन पर ठंडा पसीना उतर गया। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा। क्या यह सच में कोई मजाक कर रहा था? लेकिन स्कूल पूरी तरह सुनसान था। मैंने धीरे से कहा, चलो स्कूल छोड़ देते हैं।
लेकिन जैसे ही हमने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, हमने कदमों की आवाजें सुनी, धीरे धीरे, जैसे कोई हमारे पीछे हवा को चीरते हुए चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन फिर भी वह हवा की हल्की झकझक हमारी तरफ बढ़ रही थी। हम डर के मारे वापस ब्लैक बोर्ड के पास गए और देखा कि ब्लैक बोर्ड अब सिर्फ लिखावट नहीं दिखा रहा था, उस पर अजीब आकृतियां और चेहरे उभर आए थे, जैसे कोई छाया हम पर लगातार देख रही हो। मुझे याद है, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपने दोस्तों से कहा, हम यहीं से बाहर निकलेंगे, लेकिन तभी लाइट बल्ब अचानक बंद हो गया। पूरा स्कूल गहरे अंधेरे में डूब गया और ब्लैक बोर्ड की लिखावट जैसे अंधेरे में चमक रही हो। मैंने अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन मेरे दोस्तों में से 2 गायब थे, जैसे हवा ने उन्हें उठा लिया हो। मैं चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ मेरी सांस की आवाज और दिल की धड़कन थी। और फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखा दिखाई दिया, अगला कौन। मैंने गहरी सांस ली और अंधेरे में अपने दोस्तों की आवाज खोजने की कोशिश की, लेकिन स्कूल में सिर्फ मेरी ही आवाज गूंज रही थी। मेरे पैरों के नीचे फर्श की चरमराहट थी, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे कदमों के साथ साथ चल रहा हो। मैंने अपने हाथों से लैब की टेबल पकड़ ली और धीरे धीरे ब्लैक बोर्ड की ओर बढ़ा। वो चमकती लिखावट अभी भी वहां थी, लेकिन इस बार सिर्फ शब्द नहीं, चेहरे उभर रहे थे। तुम्हारा इंतजार हो रहा था। मैं ठिठक गया, सांसें रुकने जैसी लग रही थीं। जैसे ही मैंने एक कदम और बढ़ाया, मेरे एक दोस्त की चिल्लाहट गूंजी, अयान बचाओ। मैं दौड़ा और देखा, मेरे 2 दोस्तों में से एक ब्लैक बोर्ड की ओर खींच रहा था, जैसे अदृश्य हाथ उसे खींच रहे हों। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ जैसे हवा में फंस गए। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था और फिर अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे पीछे हट गया और खुद ब्लैक बोर्ड के पास गिर पड़ा। ब्लैक बोर्ड पर अब साफ लिखा था, अगला तुम हो। मैंने हिम्मत जुटाई और ब्लैक बोर्ड के करीब झुका। तभी मुझे समझ आया, यह लिखावट हमारे डर और खौफ से बनती थी। जितना हम डरते थे, उतना ब्लैक बोर्ड पर चित्र और शब्द गहरे होते जाते थे। और उन चेहरों में मेरे दोस्तों की आकृतियां भी उभर रही थीं, जैसे ब्लैक बोर्ड उन्हें हमेशा के लिए जकड़ना चाहता हो। मैंने जोर से चिल्लाया, रुको, इन्हें छोड़ दो। लेकिन आवाज नहीं आई। सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर एक नई लाइन उभर रही थी, अब कोई नहीं बच सकता। मैंने स्कूल के दरवाजे की ओर दौड़ना शुरू किया, लेकिन हर कदम पर कदमों की आवाज, हवा की हलचल और ब्लैक बोर्ड की चमकती लिखावट मेरे पीछा कर रही थी। जैसे ही मैं दरवाजा खोला, अचानक सब शांत हो गया। लेकिन जब मैंने पीछे देखा, ब्लैक बोर्ड अभी भी खड़ा था और उस पर लिखा था, हम फिर मिलेंगे। मैं भागा, लेकिन स्कूल के बाहर खड़ा होकर भी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी आत्मा को अभी भी देख रहा है। हर बार जब मैं अकेले स्कूल के पास से गुजरता हूं, मुझे लगता है वो ब्लैक बोर्ड अभी भी कहीं खड़ा है, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप कभी रात में सुनसान स्कूल के पास से गुजर रहे हों और आपको लगे कि कोई आपकी तरफ देख रहा है, कभी भी पीछे मत मुड़कर देखिए, क्योंकि हो सकता है ब्लैक बोर्ड की आत्मा अभी भी वहां हो और आपका इंतजार कर रही हो। अगर यह कहानी आपको डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं आपके लिए और भी सच्ची डरावनी कहानियां ला सकूं। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। कुछ परछाइयां सिर्फ दीवारों पर नहीं होती,
कभी कभी वो आपके पीछे भी खड़ी होती हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी सच्ची घटनाओं से प्रेरित डरावनी कहानियां, ऐसी कहानियां जो रात की नींद उड़ा देंगी। तो अगर आपका दिल कमजोर है, अभी वापस जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको डर से दोस्ती करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। रात के 12 बजे सुनसान हाईवे, चारों तरफ घना जंगल और एक ट्रक जो लगातार 80 की स्पीड से अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। लेकिन उस ट्रक में सिर्फ ड्राइवर और उसका हेल्पर नहीं थे, कोई तीसरा भी था। एक ऐसी चीज जो पहले सड़क पर खड़ी थी, फिर ट्रक के पीछे दौड़ रही थी और फिर ट्रक के अंदर आ चुकी थी। उस रात जो हुआ, उसके बाद एक लड़का हमेशा के लिए गायब हो गया। आज भी वो ट्रक ड्राइवर कहता है कि जब वो रात में ट्रक चलाता है तो उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आती है, और कभी कभी रियर व्यू मिरर में वो औरत आज भी दिखाई देती है। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ट्रक ड्राइवर की ऐसी सच्ची आपबीती, जिसे सुनकर शायद आप भी रात में हाईवे पर अकेले जाने से डरेंगे। मेरा नाम रघुवीर सिंह है। पिछले 18 साल से मैं ट्रक चला रहा हूं। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, शायद ही कोई हाईवे होगा जहां मैंने रातें न काटी हों। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी बाहर से जितनी आसान लगती है, उतनी होती नहीं। रात के सुनसान हाईवे, घने जंगल, किलोमीटरों तक कोई इंसान नहीं, बस ट्रक की हेडलाइट और इंजन की आवाज। लेकिन जो मैं आज बताने जा रहा हूं, वो मेरी जिंदगी की ऐसी घटना है जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। आज भी जब मैं रात में ट्रक लेकर निकलता हूं तो मुझे वही आवाजें सुनाई देती हैं, और कभी कभी तो लगता है वो चीज आज भी मेरे पीछे चल रही है। ये बात करीब 7 साल पहले की है। मैं उस समय नागपुर से कानपुर सीमेंट की बोरियां लेकर जा रहा था। मेरे साथ मेरा हेल्पर मुन्ना था। मुन्ना उम्र में छोटा था, लेकिन बड़ा हिम्मती लड़का था। उस रात करीब 11 बजे हम एक लंबे सुनसान हाईवे पर थे। सामने लगभग 70 किलोमीटर तक कोई शहर नहीं था। चारों तरफ सिर्फ जंगल था। आसमान में बादल थे, चांद भी नहीं दिख रहा था। बस मेरे ट्रक की हेडलाइट सड़क को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। मुन्ना बगल में बैठा तंबाकू खा रहा था। तभी उसने अचानक कहा, भैया। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो धीरे से बोला, आपको कभी लगा है कि कुछ रास्ते ठीक नहीं होते? मैं हंस पड़ा। अरे पगले, तू भी गांव वालों की तरह भूत प्रेत की बातें करने लगा क्या? मुन्ना कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। करीब 15 मिनट बाद मुझे सड़क पर कुछ दिखाई दिया। हेडलाइट की रोशनी में कोई औरत सड़क के बीच खड़ी थी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। रात के 12 बजे जंगल के बीच एक औरत अकेली। ये बात ही अजीब थी। मुन्ना ने घबरा कर कहा, भैया ट्रक मत रोको। मैंने कहा, अरे इंसान है, मदद चाहिए होगी। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। वो औरत सड़क की तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, और सबसे डरावनी बात, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। न हाथ, न सिर, कुछ भी नहीं। मुन्ना धीरे से बोला, भैया कुछ गड़बड़ है। मैंने हॉर्न बजाया। ट्रक का जोरदार हॉर्न जंगल में गूंज गया, लेकिन वो औरत नहीं हिली। फिर अचानक वो धीरे धीरे मुड़ने लगी। उस पल जो मैंने देखा, आज भी याद करके मेरी सांस अटक जाती है। उसका चेहरा ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका चेहरा नोच कर हटा दिया हो। आंखों की जगह काले गड्ढे, और मुंह इतना बड़ा कि जैसे जबड़ा टूट गया हो। मुन्ना जोर से चिल्लाया, भैया गाड़ी भगाओ। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने तुरंत एक्सीलेटर दबाया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ गया, लेकिन असल डर तो अब शुरू हुआ था। करीब 5 मिनट बाद मुन्ना चुप था, बहुत ज्यादा चुप, इतना कि मुझे अजीब लगने लगा। मैंने कहा, क्या हुआ मुन्ना? कोई जवाब नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मुन्ना की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और वो धीरे धीरे मेरी तरफ देख रहा था। उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो मुन्ना की नहीं थी, तुमने मुझे
छोड़ क्यों दिया? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं चिल्लाया, मुन्ना होश में आ। लेकिन वो मुस्कुराया और फिर उसने वो बात कही जो आज भी मुझे सोने नहीं देती। उसने कहा, मैं सड़क पर खड़ी थी, तुमने मुझे बैठाया क्यों नहीं? अब मैं खुद आ गई हूँ। उसके बाद जो हुआ वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। और सच कहूँ, उस रात के बाद मुन्ना कभी पहले जैसा नहीं रहा। मैं कसम खाकर कहता हूँ, उस रात जो हुआ वो अगर अपनी आंखों से ना देखता तो कभी विश्वास नहीं करता। मुन्ना मेरे बगल में बैठा था, लेकिन अब वो मुन्ना नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं, जैसे उनमें पुतलियां ही नहीं हों। ट्रक करीब 80 की स्पीड से दौड़ रहा था। बाहर घना जंगल, अंदर सिर्फ इंजन की आवाज। लेकिन अचानक ट्रक के केबिन में ठंडी हवा चलने लगी, इतनी ठंडी कि मेरे हाथ सुन्न होने लगे। मैंने खिड़की देखी, सब बंद, दरवाजे बंद। फिर ये हवा कहां से आ रही थी? तभी मुन्ना धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी गर्दन ऐसे घूमी जैसे हड्डियां ही ना हो, और फिर वो हंसा। वो हंसी इंसान की नहीं थी, ऐसा लगा जैसे दो आवाजें एक साथ हंस रही हों। मुन्ना ने बहुत धीरे से पूछा, डर लग रहा है? मैंने डर छुपाते हुए कहा, मुन्ना होश में आ, क्या नाटक कर रहा है? वो फिर हंसा, फिर बोला, मैं मुन्ना नहीं हूं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैंने ट्रक और तेज कर दिया, लेकिन तभी पीछे से थक 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 की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के पीछे लटक कर दरवाजा पीट रहा हो। मुन्ना धीरे से बोला, वो भी आ गया। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने डरते हुए रियर व्यू मिरर में देखा, और जो दिखा उसे देखकर मेरा दिल रुकते रुकते बचा। हेडलाइट की रोशनी में मैंने देखा वही औरत। वो ट्रक के पीछे दौड़ रही थी, लेकिन इंसानों की तरह नहीं। उसका शरीर अजीब तरीके से झुककर दौड़ रहा था, जैसे चार पैरों पर दौड़ रही हो। और सबसे डरावनी बात, ट्रक 80 की स्पीड से जा रहा था, लेकिन वो उतनी ही स्पीड से पीछे दौड़ रही थी। मेरे हाथों से पसीना टपकने लगा। मैंने मन ही मन भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, और तभी बिना किसी वजह के ट्रक बंद हो गया। इंजन एकदम शांत। पूरी सड़क पर गहरा सन्नाटा छा गया। चारों तरफ घना जंगल। रात के करीब 1 बजे मैंने जल्दी जल्दी चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी पीछे से धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई ट्रक के पास आ रहा हो। मेरा गला सूख गया। मुन्ना अचानक चुप हो गया। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, वो आ गई। अगले ही पल ट्रक का पिछला दरवाजा जोर से हिला। फिर जैसे कोई अपने नाखूनों से लोहे को खुरच रहा हो। वो आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। फिर ट्रक की छत पर कोई ऊपर कूद गया था। अब वो चीज हमारे ऊपर थी। मुन्ना अचानक हंसने लगा और बोला, अब कहां जाओगे? मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से चाबी घुमा दी, और जैसे किसी चमत्कार से ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने तुरंत एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक तेजी से आगे भागने लगा, लेकिन छत पर कुछ अभी भी था, क्योंकि छत पर भारी कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई हमारे ऊपर चल रहा हो। करीब 10 मिनट बाद अचानक मुन्ना शांत हो गया। उसकी आंखें फिर सामान्य हो गईं। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया अभी क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन तभी छत पर कदमों की आवाज बंद हो गई। सब शांत, इतना शांत कि डर और बढ़ गया। मुन्ना ने धीरे से कहा, भैया लगता है वो चली गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल पीछे से एक औरत की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत डरावनी। मैं कहीं नहीं गई। उसके बाद जो हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस रात के बाद मुन्ना हमेशा के लिए गायब हो गया, और आज भी जब मैं रात में ट्रक चलाता हूं, कभी कभी रियर व्यू मिरर में वही औरत दिखाई देती है। और उस रात के बाद मुन्ना कभी नहीं मिला। पुलिस ने जंगल छान मारा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी जब वो ट्रक ड्राइवर रात में अकेला हाईवे पर ट्रक चलाता है, तो कभी कभी उसे साफ सुनाई देता है, पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज। और एक बार जब उसने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा, तो पीछे सीट पर कोई बैठा था, लंबे बाल, झुका हुआ सिर और वही डरावनी मुस्कान।
लेकिन इस बार उस चीज ने धीरे से कहा, आज तुम अकेले नहीं हो। तो अगर आप कभी रात में हाईवे पर अकेले सफर कर रहे हो और आपको भी लगे कि आपके पीछे कोई बैठा है, तो कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो चीज अभी भी किसी ट्रक में बैठकर अपना अगला शिकार ढूंढ रही हो। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या सच में कहीं कोई आपको देख रहा है? अगर आपको ऐसी और डरावनी कहानियां सुननी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो या शायद आपके घर की।